नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन पावर। और एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर हम आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक बिल्कुल ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह टॉपिक चाहे आप किसी भी शिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप बीएड की तैयारी करते हैं या फिर डीएलएड की तैयारी करते हैं, प्रत्येक प्रकार की परीक्षा उपयोगी है। और ये ना सिर्फ बीएड और डीएलएड और शिक्षण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो हिंदी भाषा को पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे पठन कौशल के संदर्भ में, पठन के संदर्भ में या वाचन के संदर्भ में, जिसे हम लोग पढ़ना भी कहते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक क्या हो जाएगा? पठन, पठन या वाचन, पठन या वाचन, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। दोस्तों, इसके संदर्भ में हम बात करने से पहले थोड़ी आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे कि पठन या वाचन जो है यह क्या है? यह एक कौशल है। पठन या वाचन क्या है? एक कौशल है। और यह कौशल जो है एक क्रम के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। किसके अनुसार पढ़ते हैं? एक क्रम के अनुसार पढ़ते हैं। और जो हम लोग क्रम के अनुसार पढ़ते हैं वह क्रम किसके अंतर्गत आता है? भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाषा कौशल के अंतर्गत। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जो है इसके अंदर जो है जाकर समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा जो है क्या है और भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को किन किन जो मुख्य बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी भाषा की चर्चा करते हैं इसके इतर होकर, ताकि हम लोगों को पूर्ण जो है शुरू से समझ में आए और हम लोग किसी भी परीक्षा में उसको उपयोग कर सकें। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग थोड़ी भाषा की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा हम लोग करते हैं? भाषा। दोस्तों, भाषा के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा पर पूर्ण रूप से हम लोगों का कमांड हो, इसके लिए कुछ तत्व आवश्यक होते हैं, जिसको जब तक हम कमांड नहीं करेंगे तब तक हम भाषा को कमांड नहीं कर सकते हैं, किसी भी भाषा को हम नहीं सीख सकते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुख्य रूप से 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। और उन 5 तत्वों को मैं अभी एक एक कर आपके सामने लिखूंगा। आप लोग इसको मेरे साथ साथ दोहराएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहली जो समस्या है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो सबसे पहले जो उसका तत्व है, भाषा के तत्व, भाषा को सीखने के लिए आवश्यक तत्व। कौन सा तत्व? आवश्यक तत्व। ये कौन कौन से हैं भाषा को सीखने के लिए? किसी भी भाषा को सीखने के लिए मैं हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक भाषा को मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ भाषा को लेकर चल रहा हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक रूप से, मुख्य रूप से 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। आज हम लोग इस वीडियो में आपको 5 तत्वों के बारे में बताएंगे, जिससे भाषा को हम आसानी पूर्वक सीख सकते हैं। ये भाषा के लिए 5 आवश्यक तत्व होते हैं। आप लोग इसको प्रश्नों में सजाकर लिख सकते हैं और प्रश्न को बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं भाषा के वो 5 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जिसको सीखने के पश्चात ही हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। मैं एक किसी प्रॉपर पर्सनल भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हिंदी भाषा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी भाषा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर दुनिया के समस्त भाषाओं की बात कर रहा हूँ। आप दुनिया की किसी भी भाषाओं को सीखने के लिए आपको मात्र यही 5 रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। यही 5 तत्व आपके लिए प्रमुख होगा। अगर आप ये 5 तत्वों पर अपने आप को कमांड कर लेते हैं, 5 तत्वों को आप यदि किसी भी भाषा के इन 5 तत्वों को आप ध्यान में रखेंगे, तो आप उस भाषा में, जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य भाषा है, उस भाषा में आप अपने आप को कमांड कर सकते हैं, उस भाषा को सीख सकते हैं। तो आखिर कौन सी ऐसी 5 आवश्यकताएं हैं जो हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए मददगार होगा, किसी भी भाषा को सिखाने में सहायक होगा? आइए हम लोग देखते हैं वो 5 तत्वों को जो भाषा को सीखने में सहायक होता है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के आवश्यक तत्व के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जो भी भाषा हम लोग सीखना चाहते हैं उस भाषा में हम लोगों को सबसे पहले वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका ज्ञान होना आवश्यक है? वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णों
का ज्ञान। ठीक है, किसका ज्ञान होना आवश्यक है? वर्णों का ज्ञान, या फिर हम लोग इसे समझने के दृष्टिकोण से कह सकते हैं अक्षर ज्ञान। क्या कह सकते हैं? अक्षर का ज्ञान। ये होना हम लोगों के लिए आवश्यक है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। आप उर्दू भाषा को भी सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनके अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अक्षर बोध होना आपको ज़रूरी है, तभी आप उसके आगे की प्रोसेस को जान सकेंगे, उसके बारे में समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी एक पर्सनल भाषा की नहीं, किसी एक प्राइवेट भाषा की नहीं, बल्कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, इस पृथ्वी पर, इस जो संसार में, इस जगत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित है, सभी भाषाएं जो है एक ही रूल को फॉलो करती है। और ये पांच तत्व जिसमें जो है विद्वान है, वह उस भाषा पर अपना अधिकार कर सकता है, उस भाषा को सीख सकता है। तो ये 5 तत्वों के अंतर्गत मैंने पहले तत्व की चर्चा की। जो पहला तत्व कौन सा है? वर्णों का ज्ञान। यानी कि जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा के वर्णों का जो है परस्पर ज्ञान मुझे होना आवश्यक है, यानी कि अक्षर का ज्ञान हम लोगों को होना आवश्यक है। जिस लक्ष्य भाषा को हम लोग सीखने की ओर अग्रसर हैं, तो हम लोग जो जिस भाषा को भी सीखना चाहते हैं उस भाषा पर अपना पूर्ण अधिकार जमाने के लिए हम लोगों को उस भाषा के वर्णों का ज्ञान यानी कि अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये हमारे भाषा को सीखने के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत पहला तत्व है। कौन सा तत्व है? पहला तत्व है। और कौन सा तत्व? इस तत्व का नाम क्या है? अक्षर ज्ञान। क्या नाम है? अक्षर ज्ञान, यानी कि वर्णों का समुचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे इसकी दूसरी आवश्यकता क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 5 आवश्यकताओं से होकर, 5 तत्वों से होकर और 5 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, कितने स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है? 5 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। और उन 5 स्तरों में से, उन 5 तत्वों में से, उन 5 आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता वर्ण का ज्ञान यानी कि अक्षर का ज्ञान होता है। जो भी हमारा लक्ष्य भाषा है, जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं, जिस भी भाषा में हम परिपूर्णता या फिर संपूर्णता उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिस भाषा पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उस भाषा को सीखने के लिए हम लोगों के ये 5 आवश्यक तत्व काफ़ी कारगर होते हैं। इन्हीं 5 स्तरों से होकर हम किसी भाषा को सीखते हैं। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है, सबसे पहले जो स्तर हैं, हमने देखा कि सबसे पहले स्तर में हम जिस भी भाषा को सीखना चाहते हैं या जो भी हमारी लक्ष्य भाषा है, उस भाषा में हम लोगों को क्या होना चाहिए? उस भाषा में हम लोगों का अक्षर ज्ञान या वर्ण का ज्ञान संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब दूसरी आवश्यकताओं की चर्चा मैं यहाँ पे करता हूँ। दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। दूसरी आवश्यकता क्या है किसी भी भाषा को सीखने के लिए? जब हम एक वर्ण को सीख लेते हैं, अक्षर को सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक दूसरी सीढ़ी की ओर अग्रसर होते हैं, दूसरे स्तर पर हम लोग जाते हैं। और दूसरे स्तर में हम लोग क्या करते हैं? वर्णों को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। वर्णों को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। और आपको पता होगा कि कई वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्द कहते हैं। तो दूसरी आवश्यकता जो होती है वह क्या होती है? शब्द का ज्ञान। शब्द का ज्ञान। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रॉपर भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्सनल भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप पंजाबी भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे आप नेपाली भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे आप मराठी भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हो या फिर आप हिंदी भाषा को सीखना चाहते हो, प्रत्येक प्रकार की भाषा को सीखने के लिए आपको इन्हीं 5 आवश्यकताओं से होकर गुजरना पड़ता है। और ये 5 आवश्यकताएं मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, जिसमें पहली अवस्था को आपने देखा, पहले स्तर को आपने देखा, पहली आवश्यकता को आपने देखा, जो कि है लक्ष्य भाषा। यानी कि जिस भाषा को आप सीखना चाह रहे हैं उस भाषा से संबंधित अक्षरों का ज्ञान परिपूर्ण रूप से आपको होना चाहिए। यह क्या है? यह प्रारंभिक आवश्यकता है, पहली आवश्यकता है भाषा को सीखने की। अब दूसरी आवश्यकता की चर्चा जब मैं यहाँ पे करा तो उस चर्चा में आपने देखा कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, जैसे कि हमने अक्षर को सीख लिया तो हम उस अक्षर को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात जब हम वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उस भाषा का शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। या फिर हम शब्द का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लें। तो यह जो आप
तत्व देख रहे हैं, यह एक स्तर क्रम से चलता है। जब हम अक्षर का ज्ञान हमें होता है, जब हम अक्षर को पहचान लेते हैं, तभी हम उस भाषा के शब्द को पहचान सकते हैं, उस भाषा के शब्द के भंडार का विकास कर सकते हैं। तो ये जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुख्य तत्वों में आवश्यक तत्व हैं। कौन सा तत्व है? आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं, परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने बात की, सबसे पहले बात हम लोगों ने की वर्णों का ज्ञान। किसका ज्ञान? वर्णों का ज्ञान। और वर्णों के ज्ञान यानी कि अक्षर का ज्ञान। अक्षर के ज्ञान के बाद दूसरे नंबर पर हम लोगों के सामने है शब्द का ज्ञान। किसका ज्ञान? शब्द का ज्ञान। और शब्द का ज्ञान यदि हमारे पास होगा, जब हम कई शब्दों को मिलाने लगेंगे तो हम क्या बनाने लगेंगे दोस्तों? हम लोग बनाने लगेंगे वाक्य। क्या बनाने लगेंगे? वाक्य। बिल्कुल सही, वाक्य का ज्ञान। तो आपने तीसरी आवश्यकता जो देखी, इसके अंतर्गत जो आपने तीसरी आवश्यकता देखी, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने के कितने तत्व हैं? किसी भी भाषा को सीखने के आवश्यक तत्वों में हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के 5 मुख्य आवश्यक तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 आवश्यक तत्व हैं। और 5 आवश्यक तत्वों में से हमने यहाँ पर 3 की चर्चा कर दी है, जिसमें पहले जो आवश्यकता थी वह आवश्यकता है जिस भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा में हमें अक्षरों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी कि वर्णों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और दूसरी जो अवस्था की हमने बात की, दूसरे जो स्तर की बात की, दूसरी जो आवश्यकता की हमने बात की, वह आवश्यकता क्या थी? वह आवश्यकता थी शब्दों का ज्ञान। बिल्कुल सही, शब्दों का ज्ञान। आपने सही सुना है, शब्दों का ज्ञान। अर्थात जब हमें किसी भी भाषा के अक्षरों का प्रॉपर रूप से ज्ञान हो जाता है, तभी हम लोग उसके शब्द की ओर चलते हैं और कई अक्षरों को मिलाकर, कई वर्णों को मिलाकर हम शब्दों का निर्माण करना सीख लेते हैं। और ये जो है एक क्रम के अनुसार संचालित होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये क्रमानुसार संचालित होती है। जैसे सबसे पहले वर्ण का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद शब्द का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्ण सीखते हैं इसके बाद ही आप शब्दों का प्रॉपर रूप से जो है निर्माण कर सकते हैं, उस भाषा के शब्द को सीख सकते हैं। और जब आप किसी भी भाषा के शब्द को सीख लेते हैं, इसके बाद जो है आप उस भाषा में वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्षर के ज्ञान के अंतर्गत आपने प्राप्त किया क, ख, ग आदि आदि, ठीक है, आदि आदि चीज़ों को, आदि आदि अक्षरों का बोध आपने किया। इसके बाद आप जब शब्द के अंदर आए, शब्द के अंदर आपने इसका जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आप यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। क्वाकार मो काम, रवाकार मो राम। इस प्रकार से आपने शब्दों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आप वर्ण का ज्ञान प्राप्त किए, दूसरे नंबर पर आपने शब्द का ज्ञान प्राप्त किया। और जब आपको शब्दों का ज्ञान प्रॉपर रूप में होने लगा, तभी आप वाक्य की ओर बढ़े और आपने लिख दिया राम कौन है। राम कौन है, क्या लिख दिया आपने? राम कौन है। तो क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। हमने क्या लिखा? हम काम करते हैं। ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। कई शब्दों के मेल से, एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, कई शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण हो गया। क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो सबसे पहली आवश्यकता थी वर्णों का ज्ञान, यानी अक्षरों का ज्ञान। जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा में हमें प्रॉपर रूप से अक्षरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और दूसरे स्थान पे हमने सीखा शब्द का ज्ञान, अर्थात हमें उस भाषा को, यानी जो लक्ष्य भाषा है हमारा, जिस भाषा को भी हम सीख रहे हैं उस भाषा के शब्द का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। और तीसरे स्थान पे आप देख रहे हैं वाक्य का ज्ञान, अर्थात जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, जो भी हमारी लक्ष्य भाषा है, उस भाषा में हम जो है वाक्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम इन स्तरों से होकर गुजरते हैं, जब हमें अक्षरों का ज्ञान होता है, इसके बाद हमें शब्दों का ज्ञान होता है, फिर हम वाक्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे स्तर पर। चौथे स्तर पे जो है क्या आवश्यकता है, अब क्या सीखना है। मैंने अक्षर को सीख लिया, वर्ण को सीख लिया, शब्द को सीख लिया, वाक्यों को सीख लिया, अब क्या सीखना है। अब देखें कि 3 आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अब जो चौथी अवस्था है, मैंने यहाँ 5 आवश्यकताओं की चर्चा की है, 5 स्तरों की चर्चा की है, तो मैं यहाँ पे 5 स्तरों का एक एक करके यहाँ पे उद्बोधन करूँगा।
तो सबसे पहली अवस्था वर्ण का अवस्था, दूसरी अवस्था शब्द ज्ञान की, तीसरी वाक्य का ज्ञान, ठीक है, वाक्य का ज्ञान, और चौथी अवस्था जो है दोस्तों यह है चिन्हों का ज्ञान। किस चीज़ का ज्ञान? चिन्हों का ज्ञान, ठीक है। किस चीज़ का ज्ञान? चिन्हों का ज्ञान। हम लोगों को जिस भी भाषा को सीख रहे हैं उसमें उस प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रॉपर रूप से जो है ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान होना जरूरी है। यदि हम उस भाषा से संबंधित प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को नहीं जानते हैं तो उस भाषा में हमें परिपूर्णता नहीं मिलती है, उस भाषा में हम श्रेष्ठ नहीं हो पाते हैं, उस भाषा पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता वर्ण की आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता शब्द की आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता वाक्य की आवश्यकता, वाक्य विन्यास की आवश्यकता, और चौथी आवश्यकता जो आपने देखा चिन्हों का ज्ञान, ठीक है। क्या देखा आपने? चिन्हों का ज्ञान। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं अगले आवश्यकताओं के बारे में, जो एक आवश्यकता बचा हुआ है, एक आवश्यकता बचा हुआ है, और वह आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता होगी जरा आप गैस कीजिए। जब हम वर्ण को सीख लेते हैं, शब्दों को सीख लिए, फिर हम वाक्य का ज्ञान हमें हो गया, फिर हम चिन्हों को पहचानना प्रारंभ किए कि हमारे जो किसी भी वाक्यों के अंत में मैंने ये चिन्ह लगाया, इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है, आखिर हम क्यों पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, क्यों हम लोग कोमा का चिन्ह लगाते हैं, क्यों हम लोग विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं, और क्यों हम लोग प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा या फिर कोई भी भाषा को आप सीख रहे हैं तो इस प्रकार के कई चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए जो आपके लक्ष्य भाषा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये 4 ज्ञान जो आपके सामने आवश्यक है भाषा को सीखने के लिए, इन 5 आवश्यक तत्वों के अंतर्गत इन सभी तत्वों को रखा जा सकता है। अब जो 5वां तत्व है वह क्या है? तो जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा में अब हम लोगों को लिखना क्या है? अब हम लोगों को लिखना है छंद। छंद मतलब क्या? छंद में आप उन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं जो लिखित रूप में हम लोग, जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा, और जितनी भी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर रूप से ज्ञान होना आवश्यक है जब हम इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा पर प्रॉपर रूप से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे वो मराठी भाषा हो, चाहे वो पंजाबी भाषा हो, उड़िया भाषा हो, कोई भी भाषा, इस देश की कोई भी भाषा हो, संसार की कोई भी भाषा हो, उसको सीखने के लिए हमें यही 5 आवश्यकताओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली आवश्यकता क्या है? आप लोग मेरे साथ साथ दोहराते चलेंगे, दोबारा आप लोगों को ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ साथ दोहराएं। सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है वर्णों की आवश्यकता। जिस भी भाषा को हम सीखना चाहते हैं उस भाषा में वर्णों की प्रॉपर जानकारी या फिर अक्षरों का संपूर्ण ज्ञान। दूसरी आवश्यकता है शब्दों का ज्ञान। जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा के शब्दों का प्रॉपर रूप से ज्ञान होना जरूरी है। और तीसरी आवश्यकता है वाक्य का ज्ञान, अर्थात जिस भी भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा में हम लोगों को जो है वाक्य का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक चौथी आवश्यकता क्या है? यानी कि लक्ष्य भाषा में चिन्हों का ज्ञान। लक्ष्य भाषा के अंदर जो हम चिन्हों को प्रयुक्त करते हैं उन चिन्हों का हम लोगों को प्रॉपर रूप से ज्ञान होना चाहिए। और चौथी जो है यहाँ पर अवस्था है, चौथा स्तर है यानी कि छंद, यानी छंद, कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा, लेखन, जो है जितना भी पत्र लेखन आदि जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें किसमें आती है? छंद के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? छंद के अंतर्गत आती है। अब आप लोगों में विचार उत्पन्न हो रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाषा के इन्हीं स्तरों से होकर हम किसी भाषा को सीख सकते हैं, किसी भाषा पर अपना अधिकार कायम कर सकते हैं। और इसी के अनुसार यहाँ पे जितने भी तत्व आपको दिए गए हैं इन्हीं तत्वों के अनुसार जो है क्या किया गया है? व्याकरण का वर्गीकरण किया गया है।
किसका वर्गीकरण किया गया है? व्याकरण का वर्गीकरण। और व्याकरण के वर्गीकरण के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो वर्णों के ज्ञान के लिए भी अलग है वर्ण विचार। वर्णों के ज्ञान के लिए क्या दिया गया है? वर्ण विचार। शब्द ज्ञान के लिए क्या दिया गया है? शब्द विचार। आप देखेंगे व्याकरण को 5 भागों में विभक्त किया गया है और इसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं। 5 भागों में हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले भागों में क्या आता है? वर्ण विचार, दूसरे में शब्द विचार, तीसरे में वाक्य विचार, इसके बाद है चिन्ह विचार और 5वां जो है वो क्या है? छंद विचार। समझ में आ गई बातें? छंद विचार। तो ये जो है इसी के आधार पर किसी भी व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, सभी व्याकरणों को इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर विभक्त किया गया है। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर, इन्हीं 5 आवश्यकताओं के आधार पर, इन्हीं 5 स्तरों के आधार पर हमारी व्याकरण को भी विभाजित किया गया है और इन्हीं के आधार पर हम व्याकरणों में इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम उस भाषा के व्याकरण को पढ़ते हैं ताकि उस भाषा की संपूर्णता हमें प्राप्त हो सके, उस भाषा को हम जान सकें। तो सबसे पहले भाषा के संबंध में जो एक छोटी सी कंसेप्ट, छोटी सी अवधारणा थी, मैंने उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इससे इतर हटकर भाषा कौशल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे? भाषा कौशल के संदर्भ में। आइए हम लोग बात करेंगे अब भाषा कौशल के संदर्भ में, और उससे पहले हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो वर्णों से संबंधित ज्ञान है ये कौन से विचार कहलाते हैं? वर्ण विचार, जिसमें वर्णों से संबंधित ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम लोग शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? शब्द विचार। और व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम लोग वाक्यों के निर्माण से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वाक्य विचार। और जिसमें चिन्हों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं चिन्ह विचार। छंद से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो छंद विचार। यही हमारे किसी भी भाषा को सीखने के 5 आवश्यक तत्व हैं। यही हमारे किसी भी भाषा को सीखने के 5 स्तर हैं जिनसे होकर हमारी भाषा को सीखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जो आज का टॉपिक था वह टॉपिक था पठन या वाचन, जो कि बीएड के पाठ्यक्रम में दिया गया है, ईपीसी में दिया गया है, ईपीसी 1 में दिया गया है, आपको कोर्स 4 में दिया गया है और हिंदी शिक्षण में इन टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोगों का टॉपिक आज का पठन का टॉपिक था, लेकिन हमने भाषा के संदर्भ में चर्चा किया तो हमने इन चीज़ों को बताना आपको आवश्यक समझा, ताकि आप जब प्रश्नों को लिख रहे होंगे तो इन चीज़ों को यदि आप सम्मिलित करते हैं तो आपका प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाषा कौशल के संदर्भ में, और इसके बाद हम लोग जो है उसमें से एक कौशल को उठाएंगे, पठन या वाचन को, और उसके संदर्भ में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए हमारे इसकी वीडियो के साथ, और कॉपी पेन जरूर हमारे वीडियो के देखने से पहले आप निकाल लें, ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगे आप उन चीज़ों को नोट कर सकें और उसका उपयोग अपने एग्जामिनेशन में या फिर अपने भविष्य में कभी भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप ऐसे वीडियोज़ को कभी भी देख सकते हैं। इस पर नए नए वीडियोज़ आते ही रहेंगे, क्योंकि ये चैनल पूरी रूप से अपडेट हो चुका है और अब इस पर नियमित रूप से वीडियोस आने लगी है। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को बने रहने के लिए आप सभी का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम मेन पेज पे बने रहेंगे आप सभी के लिए और वीडियोस यूँ ही लाते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे उस संदर्भ में जो हम लोगों का लक्ष्य था, जिसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे थे। हम लोग आज भाषा कौशल के अंतर्गत पठन कौशल या वाचन कौशल को जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा भाषा कौशल के संदर्भ में भी कर लेते हैं, ताकि जब हम प्रश्नों के उत्तर को लिखें तो हमारा उत्तर बिल्कुल अच्छा बने और उसका जो है आउटपुट भी अच्छी हो। तो हम लोग थोड़ी भाषा कौशल के संदर्भ में बात कर लेते हैं। इसके संदर्भ में भाषा कौशल हो सकता है आप लोगों को प्रॉपर रूप से नहीं दिख रहा हो, तो आप इन सभी बातों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ऐसे परेशानियों को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो देखिए भाषा कौशल की चर्चा हम थोड़ी सी कर देते हैं कि भाषा कौशल क्या है, और भाषा कौशल के अंतर्गत जो पठन या वाचन है ये कितने नंबर का है, किस स्तर पर इनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाषा कौशल के अंतर्गत इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल
सिर्फ एक कौशलों से होकर नहीं बना है। भाषा कौशल कई प्रकार के कौशलों का सम्मिश्रण है, जिसका सम्मिलित रूप ही भाषा कौशल कहलाता है। भाषा में, किसी भी भाषा में संपूर्ण रूप से अधिकार, किसी भी भाषा की संपूर्णता का ज्ञान, चाहे वो लेखन का ज्ञान हो, वाचन का ज्ञान हो, भाषण का ज्ञान हो, पठन का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान की बात करें, यानी कि किसी भी भाषा में संपूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, संपूर्ण रूप से हमारा अधिकार होना चाहिए, उसी को हम लोग भाषा कौशल कहते हैं। और भाषा कौशल एक क्रम के अनुसार संचालित होती है। इसका क्रम टूटने पर जो है, यह क्रमानुसार चलता है, इसका क्रम टूटने पर हम लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कौशल हमारा परिपूर्ण नहीं हो सकता है, एक के बाद ही एक दूसरी कौशल की कामना की जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाषा कौशल को। भाषा कौशल एक क्रम के अनुसार में कैसे हैं, तो हम लोग इसको यदि याद करना चाहते हैं आसान वे में, तो हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, LSRW। L मतलब होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या, श्रवण। क्या होता है, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल। दूसरा होता है स्पीकिंग। क्या होता है, स्पीकिंग मतलब इसको कहते हैं हम लोग भाषण कौशल, या फिर कहीं कहीं आपको वाचन कौशल भी देखने the के लिए मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर रूप से वाचन शब्द का प्रयोग पठन के लिए किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे रीडिंग। रीडिंग मतलब पठन कौशल। पठन कौशल या फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाचन कौशल। इसके बाद है आपका राइटिंग मतलब लेखन कौशल। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा कौशल को, शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा कौशल को एक क्रम प्रदान किया और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो हम लोगों में कौशल का विकास होता है, जो भाषा कौशल का विकास होता है, वह एक क्रम के अनुसार होती है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बनते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी नीड्स है, सबसे पहले जो आवश्यकता है कौशल में, सबसे पहले क्या है, लिसनिंग की, श्रवण कौशल। जब हम किसी भाषा को सुनते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अर्जित हम लोगों को करने के लिए मिलता है। शब्दों का अर्जन, वाक्यों का अर्जन, बहुत सारे ऐसे तथ्यों का अर्जन जिसको हम अपने भाषण में बोलने का प्रयास करते हैं। तो अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता होते हैं, इस रूप में आप इसको याद कर सकते हैं क्रम से। तो सबसे पहला कौशल जो हो गया वो कौन सा कौशल हो गया, श्रवण कौशल। ये बिल्कुल क्रम में है और बिना क्रम में हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पहला जो कौशल है, कौन सा कौशल है, श्रवण कौशल। दूसरा कौशल कौन सा है, वाचन कौशल। तीसरा कौशल कौन सा है, पठन कौशल, जिसे हम लोग वाचन कौशल भी कहते हैं। और हम लोग आज ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पठन और वाचन को। इसके अंतर्गत देखिए राइटिंग यानी कि लेखन कौशल। तो ये इतनी जो है हमारे सामने कौशल हैं और इन सभी कौशलों में हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं, मुख्य रूप से हमारा जो कौशल है वो कौन सा कौशल है, रीडिंग यानी कि पठन कौशल या वाचन कौशल। तो ये इसका एक क्रम हम लोग याद रख सकते हैं, LSRW। मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग भी, LSRW, 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 LSRW। L से लिसन, L से लिसनिंग, L से लिसनिंग, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, S से स्पीकिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग, W से राइटिंग, W से राइटिंग। अर्थात सबसे पहला कौशल कौन सा कौशल, श्रवण कौशल। सबसे पहला कौशल कौन सा कौशल, श्रवण कौशल। दूसरा कौशल भाषण कौशल या वाचन कौशल। तीसरा कौन सा कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल। और चौथी जो कौशल है वो कौन सा कौशल है, लेखन कौशल। कौन सा कौशल, लेखन कौशल। तो ये जो कौशल है ये एक क्रम के अनुसार चलती है। और हम लोग जो आज टॉपिक रखे हैं, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है पठन कौशल या फिर पठन कौशल या फिर वाचन कौशल या पठन, वचन या पढ़ना। इनके संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। आइए थोड़ी सी इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि पठन कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम लोग कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं।
जो आपका हेडिंग लिखा हुआ है, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, जो भाषा कौशल के अंतर्गत तीसरे स्थान पर आता है। जब सबसे पहले आपने देखा लिसनिंग को L को, और दूसरा देखा स्पीकिंग LS, तीसरे नंबर पे है R, और चौथे नंबर पे W। आज हम लोग R की बात कर रहे हैं, जो तीसरे स्थान पे आता है, तीसरे क्रम में तीसरे स्थान पे आता है। आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करते हैं, पठन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें देखिए पठन के हम लोग आज प्रकार को जानते हैं कि कितने प्रकार के पठन होते हैं। पठन कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग जो किताबों को देखकर पढ़ते हैं, जो लिखित रूप में हमारे सामने होती है और हम लोग उसको मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, वही क्या है, पठन है। जो एक लिखित यानी कि मुद्रित सामग्री का क्या है, मौखिक वाचन है। मुद्रित सामग्री का वाचन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पठन कहते हैं। और आज हम लोग इसके प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार को जानने का प्रयास करें तो देख लीजिए, दो प्रकार से हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, हम इसके दो प्रकार को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो इसका प्रकार हम देखेंगे, सबसे पहला प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा स्वस्वर पाठन। स्वस्वर पठन, ठीक। स्वस्वर पठन मतलब क्या, आवाज़ के साथ पढ़ना। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जब आवाज़ सम्मिलित होता है, मौखिक रूप से जब हम उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं स्वर के साथ, यानी कि अपने अंदर आवाज़ निकालते हैं और आवाज़ निकालकर हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वो कौन सा कौशल, वो जो है पठन के किस प्रकार में आएगा, स्वस्वर पाठन के संदर्भ में, स्वस्वर पाठन के प्रकार में आएगा। जो हम पठन कौशल या पठन या वाचन के दो प्रकारों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो हमारा ये है प्रकार है, स्वस्वर पाठन का प्रकार है। और दूसरे प्रकार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मौन वाचन या पठन। मौन पठन या मौन वाचन, इसको भी हम लोग वाचन कर सकते हैं, ठीक। तो ये पहला प्रकार हो गया और ये दूसरा प्रकार हो गया। अब हम लोग इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं कि स्वस्वर पाठन के संदर्भ में हमने आपको बताया कि ऐसा किताब को या फिर किसी मुद्रित वस्तु को, मुद्रित चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमारा स्वर सम्मिलित होता है, हमारे आवाज़ सम्मिलित होते हैं, जिसको बोलने में हमारा जो है आवाज़ इन्हांस होता है, बाहर निकलता है, जिसे लोग सुन सकते हैं। तो ये कौन सा पठन हो गया, स्वस्वर पठन हो गया। स्वस्वर पठन हो गया, ये पठन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे जो है वह मौन वाचन या फिर मौन पठन होते हैं, जो हम लोग बिना बोले अपने मन में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखना चाहेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है आपको दो प्रकार देखने के लिए मिल जाएगा। कौन कौन से प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, तो स्वस्वर पठन का हम लोग प्रकार देखेंगे। स्वस्वर पठन में आप देखेंगे आदर्श वाचन या पठन, आदर्श वचन या पठन। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, अनुकरण वाचन या पठन, ठीक। अब देखिए, दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे और जब एग्जामिनेशन में आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप उसे धराधर करके लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आप देखेंगे आदर्श वाचन या आदर्श पठन क्या होता है। आदर्श पठन या आदर्श वचन वो होता है जो कक्षा में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। वो कौन सा वाचन हो जाएगा, वह आदर्श वाचन के अंतर्गत आएगा। और आदर्श वाचन के अंतर्गत आएगा, आदर्श पठन के अंतर्गत आएगा। शिक्षक किताब को पढ़ते हैं और सारे विद्यार्थी उसको सुनते हैं, तो ये कौन से पठन के अंतर्गत आएगा, आदर्श पठन के अंतर्गत आएगा। और ये जो है, ये कोई मोटिवेटर भी इसका उपयोग करते हैं आदर्श वाचन का, और उसके सामने जो बैठा रहता है, जो छात्र होते हैं, जैसे शिक्षक के सामने छात्र होते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी आप देखेंगे आदर्श वाचन होते हैं, उसमें अनुकरण वाचन करने वाले होते हैं। जैसे
कक्षा में छात्र पढ़ा रहे, शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो छात्र उनका अनुकरण करते हैं। जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेशों की बात करें, जो छोटे छोटे कस्बे शहरों में आप देखे होंगे जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जब इधर से बोला जाता है ए फॉर एप्पल, शिक्षक की तरफ से बोला जाता है ए फॉर एप्पल, तो उधर से बहुत सारे बच्चे एक साथ सम्मिलित होकर बोलते हैं ए फॉर एप्पल। तो ये क्या हुआ, इन्होंने आदर्श वचन की और इन्होंने अनुकरण वाचन किया, अर्थात आदर्श पठन के साथ अनुकरण पठन, यानी कि ये स्वस्वर पठन के प्रकार हैं। शिक्षक ने इधर से बोलकर पढ़ा ए फॉर एप्पल, तो उधर से छात्रों ने बोलकर जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ए फॉर एप्पल। तो ये जो है शिक्षक ने किया आदर्श वाचन। जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो आदर्श वाचन का प्रयोग करते हैं, और जब छात्र जो है प्रयोग करते हैं तो वो अनुकरण वाचन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन को हमने यहाँ पे देखा। अब जो है हम लोग मौन वाचन के कुछ प्रकार को देख लेते हैं। मौन वाचन में कौन कौन से प्रकार आ सकते हैं। तो मौन वाचन के प्रकार में आप देखें, मौन वाचन को भी दो भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। एक हम लोग इसमें देख सकते हैं द्रुत पठन, द्रुत पठन पहला नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हम लोग देख सकते हैं गंभीर पठन। क्या देख सकते हैं, गंभीर पठन, गंभीर पठन। पहला क्या देख सकते हैं, द्रुत पठन, और दूसरा गंभीर पठन। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि द्रुत पठन क्या होता है और गंभीर पठन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रुत पठन की, कि द्रुत पठन क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है मौन पठन के अंतर्गत। तो द्रुत पठन जो होता है वह पठन होता है जब हम किसी भी दी गई अनुच्छेद प्रतिच्छेद जो हम लोग पढ़ते हैं, जो निबंध के रूप में या फिर किसी रूप में हमारी पुस्तकों में छपा होता है, और उसको हम धराधर करके पढ़ते जाते हैं। उसमें हमारे जो है स्वर सम्मिलित नहीं होते हैं, उसमें हमारे स्वर सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि ये मौन पठन या मौन वाचन के अंतर्गत है द्रुत पठन, और हम लोग उसे धराधर पढ़ते जाते हैं। तो ये इस प्रकार के पठन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रुत पठन कहते हैं। कौन सा पठन कहते हैं, द्रुत पठन कहते हैं, द्रुत पठन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन से पठन को, मौन पठन को, यानी कि मौन वाचन को। इसके अंतर्गत कौन से प्रकार हैं, द्रुत वाचन, द्रुत पठन, और दूसरा क्या है, गंभीर पठन या गंभीर वाचन। ठीक है, पठन या वाचन इसको लिख सकते हैं, पठन या वाचन इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, पहला क्या है, द्रुत पठन, दूसरा गंभीर पठन। द्रुत पठन के अंतर्गत हम लोग जो फटाफट से पढ़ते चले जाते हैं एक तरफ से, वह क्या है, द्रुत पठन है। और जो हम लोग गंभीर रूप से पढ़ते हैं, गंभीर रूप से उसके अर्थ बोध करते हुए हम उसका जो है पठन करते हैं, वाचन पठन करते हैं, तो वो कौन सा पठन कहलाता है, गंभीर पठन कहलाता है, जो मौन पठन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना हम जो आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इस संदर्भ में, जो स्वस्वर पाठन स्वस्वर वाचन के संदर्भ में बची हुई थी। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आदर्श पठन या आदर्श वाचन की। आदर्श पठन या आदर्श वाचन वो होता है जो एक शिक्षक करते हैं कक्ष में, या फिर एक मोटिवेटर अपनी क्लास में करते हैं, प्रशिक्षक अपने वर्ग में करते हैं, और जो उनका अनुकरण होता है उनमें बैठे हुए छात्र करते हैं, उनमें बैठे हुए सुनने के लिए आए हुए जितने भी श्रोतागण होते हैं वो जो है अनुकरण वाचन करते हैं, अनुकरण पठन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अनुकरण पठन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि स्वस्वर पठन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, आदर्श वचन, आदर्श पठन, और दूसरा अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन। और दूसरे नंबर पे आप देखिए मौन वाचन या पठन की बात करते हैं। तो पहला है द्रुत पठन, यानी कि हम लोग जो पढ़ने के क्रम में बहुत ही स्पीड से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, स्लोली नहीं पढ़ते हैं, बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, और उसको जो है अर्थ ग्रहण का उतना उसमें मायने नहीं होता है, तो वह द्रुत पठन के अंतर्गत या द्रुत वाचन के अंतर्गत आता है, जो मौन वाचन की एक प्रक्रिया है, मौन वाचन के एक प्रकार के अंतर्गत आता है। और दूसरे प्रकार में हम लोग देखें यहाँ पे गंभीर पठन या गंभीर वाचन को। और गंभीर पठन या गंभीर वाचन वह होता है जिसमें हम अर्थ बोध करते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं, और एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कौन सा पठन कहलाएगा, गंभीर पठन, और ये कौन सा पठन कहलाएगा, द्रुत पठन या द्रुत वाचन। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं थोड़ी से स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन में, जो आप लोगों ने दो प्रकार देखा। तो अनुकरण वाचन के हम लोग थोड़ी सी प्रकार देख लेते हैं। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा
खैर कोई बात नहीं, अब मैं इसे जो है आज की क्लास को बंद करूंगा इसे बताकर, और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके जो है क्या आधार हैं इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखें अनुकरण वचन या अनुकरण पठन के कौन कौन से प्रकार हैं, आप लोग इसको देखने का प्रयास करें। तो अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन के हम लोग थोड़े से प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं। अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन के जो प्रकार हैं, सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। आप कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं बताएं आप लोग ज़रा सा कमेंट बॉक्स में। यूँ तो ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ, तो कमेंट बॉक्स मैं देखूँगा। तो अनुकरण वाचन जो है, अनुकरण वाचन या पठन जो है, इसके 2 प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला प्रकार जो इसके अंतर्गत आता है वो होता है व्यक्तिगत। कौन सा होता है? व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल, व्यक्तिगत। और दूसरा जो होता है सामूहिक। दूसरा क्या होता है? सामूहिक। ये 2 प्रकार के जो है व्यक्तिगत जो होता है, पहला होता है व्यक्तिगत पठन, और दूसरा क्या होता है? सामूहिक पठन या फिर वाचन। इसमें भी हम वाचन को लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पठन या वाचन, और दूसरा होता है सामूहिक पठन या वाचन। व्यक्तिगत पठन या वाचन के अंतर्गत वो उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे शिक्षक कोई आदर्श जो है वाचन करते हैं और किसी एक छात्र को खड़ा करके उसका जो है दोहराने के लिए कहा जाता है, तो ये अनुकरण वाचन करते हैं। कौन करते हैं? छात्र करते हैं। और ये व्यक्तिगत होता है जब हम किसी एक खास लड़के को खड़ा करते हैं, किसी का नाम लेकर खड़ा करते हैं और सिर्फ उनसे ही पढ़वाते हैं, तो ये कौन सी हुई? व्यक्तिगत पठन या व्यक्तिगत वाचन होता है, जो स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन के दूसरे प्रकार यानी अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन के अंतर्गत आता है। और इसके दूसरे प्रकार के अंतर्गत जो आप देखेंगे, ये सामूहिक पठन या सामूहिक वाचन आता है। सामूहिक पठन या सामूहिक वचन इसके अंतर्गत आता है, जो इसके अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन के दूसरे प्रकार में है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सामूहिक पठन में क्या होता है। जब एक शिक्षक ने, मैंने पहले बताने का प्रयास किया था, जब एक शिक्षक इधर से बोलता है ए फॉर एप्पल, तो उधर से समस्त छात्र ये बताते हैं कि ए फॉर एप्पल। तो सभी छात्रों के सम्मिलित स्वर जो उधर से आते हैं वह कौन सी हो गई? सामूहिक पठन या सामूहिक वाचन हो गई, ठीक है। सामूहिक पठन या सामूहिक वाचन हो गई। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी है जो हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, और ये डायग्राम यदि हमें याद रहा तो एग्जामिनेशन में ज़रूर हम लोग अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे। तो आज का वीडियो लंबा होने के कारण भी, और हम लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, लंबा होने के कारण हम आज इस वीडियो को रोकेंगे और अगले वीडियोज़ में हम इसके संपूर्ण रूप की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन के, हम लोग यहाँ देखते हैं वचन पाठन जो है पठन वाचन के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। पठन या वाचन के प्रकार। पठन या वाचन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। हमारे साथ साथ दोहराएं, आपको दोबारा वीडियोज देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पठन या वाचन के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। स्वस्वर पाठन में, स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन में बांटा गया है। दूसरा मौन वाचन या मौन पठन में बांटा गया है। मौन पठन या मौन वाचन में बांटा गया है। मौन पठन या मौन वाचन में बांटा गया है। अब देखिए स्वस्वर जो है पठन, स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन को भी 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला भाग कौन सा है? आदर्श वाचन या आदर्श पठन, और दूसरा कौन सा है? अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन। अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन किसे बांटा गया है? स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन को बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है आदर्श वाचन या आदर्श पठन है। दूसरा भाग अनुकरण वाचन अनुकरण पठन है। अनुकरण वाचन या अनुकरण पठन, अनुकरण वाचन अनुकरण पठन है। और इसको 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत पठन या व्यक्तिगत वाचन, सामूहिक पठन या सामूहिक वाचन। अब अगले जो मौन वाचन या मौन पठन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, द्रुत पठन और गंभीर पठन। द्रुत पठन के अंतर्गत हम लोग स्पीड से जो किसी चीज़ को पढ़ते हैं और मौन रूप में इसमें स्वर जो है नहीं निकलता है, यानी कि हम जो बोलते हैं उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती है। और गंभीर पठन के अंतर्गत जो है हम अर्थबोध करते हुए पढ़ते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग मौन वाचन जो है स्वस्वर पठन और मौन पठन के कुछ प्रकारों को हमने देखा डायग्राम के रूप में। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियोज कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करें, ताकि हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए अच्छे वीडियो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, हम आप सभी को बता देते हैं कि यह वीडियो ना सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो बीएड, डीएलएड या फिर अन्य किसी शिक्षण एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बल्कि ये वीडियो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी कक्षाएं होती है, इंटर 12
BA सभी कक्षाओं के लिए ये आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।